अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज जो है हम पढ़ेंगे हीट एंड वर्क। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर ये टॉपिक आप छोड़ते हो तो आगे का चैप्टर आपके लिए बिल्कुल ज़ीरो हो जाना है या आगे की चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। सही है। अच्छा देखो, चैप्टर हमारा है 16, सेकेंड ईयर की फिज़िक्स की बुक है। और जो है इस टॉपिक को समझते हैं। देखो भाई, हीट को आप वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, वर्क से आप हीट जो है वो बना सकते हो या कन्वर्ट कर सकते हो। बात समझ में आई? अब रियल लाइफ एग्जांपल्स ले लेते हैं जिससे हमें हीट और वर्क को समझने में आसानी होगी। सबसे पहले तो याद रखना, आपके पास हीट है, आप वर्क कर सकते हो। आपने वर्क किया, आपके पास हीट आ जाएगी। सही है। अब देखो भाइयों और बहनों, वर्क आप वही चीज़ है जो पढ़कर आ चुके हो कि W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास वर्क है जो फिजिक्स में आप पढ़ चुके हो कि फोर्स लगाओ, डिस्प्लेसमेंट का वर्क हो, वर्क है। अब हीट के ऊपर ना बात करते हैं। देखो, हीट को लेकर साइंटिस्ट की अलग अलग राय रही है, यानी उनका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। सही। अगर हम आज से कई 100 साल पीछे चले जाएं तो पहले कहा जाता था कि हीट एक फ्लूइड है। फ्लूइड जैसे हमारा लिक्विड, गैस फ्लूइड है ना, वैसे हीट भी फ्लूइड है। अब ऐसा क्यों कहा जाता था? देखो, लिक्विड बह सकता है, गैस भी बह सकती है, तो इसी तरह से हीट भी फ्लो करती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हीट फ्लो। तो जब ये फ्लो कर रही है तो ये फ्लूइड होना चाहिए। लेकिन भाइयों और बहनों, ये बात गलत है। ये कोई फ्लूइड नहीं है, ये कोई फ्लूइड नहीं है, क्योंकि फ्लूइड एनर्जी नहीं है आपके पास, मगर हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। याद रखना, याद रहेगी बात, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ENERGY, एनर्जी। ठीक है। हीट फ्लूइड नहीं है। पहले के दौर में से कैलोरी कहा जाता था या कैलोरिक कहा जाता था, लेकिन बाद में फर्दर स्टडीज़ हुई। मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने, कार्नोट ने, केल्विन ने, सेल्सियस, बहुत सारे साइंटिस्ट ने स्टडीज़ की और मुख्तलिफ राय दी। लेकिन उन सब राय से ये बात क्लियर हो रही है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आया आपके पास, तो उन सब बातों से ये बात क्लियर हो रही है कि ये कोई फ्लूइड नहीं है, ये जस्ट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि ट्रैवल करेगी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। अब ज़रा मैं आपको एक टास्क देता हूँ, छोटा सा टास्क है। ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। हीट ए से बी में जाएगी या बी से ए में आएगी? जल्दी से कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करो और इसका मुझे जवाब लिख दो। ठीक है, कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल है और जवाब चाहिए। 100% आपने जवाब देना है। वीडियो रोक कर जवाब दो, मैं आगे भी बता दूंगा। बोर्ड पढ़ लोगे तो जवाब मिल भी जाएगा। समझ में आ गया? हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा देखो भाई, आपके पास बहुत सारी डेली लाइफ की एग्जांपल्स हैं जहां पर क्या होता है कि आप हीट के ज़रिए से वर्क कर रहे होते हो। फॉर एग्जांपल, मूव पिस्टन। आप पिस्टन को मूव करा सकते हो। कैसे? देखो, आपने नीचे लगाई फ्लेम, यानी फायर। अब देखो, फ्लेम है, आग है, यानी इसका टेम्परेचर तो है ज़्यादा। फिर ये फ्लेम जो है क्या करेगी? इस पिस्टन को ऊपर मूव करा देगी। अब कैसे मूव करेगी, इसके अंदर भी मैं डिटेल में जाऊंगा। ये एक एग्जाम्पल हो गई। अच्छा, स्टीम इंजन। आप कोयला डालते हो, आग जलती है, हीट प्रोड्यूस होती है और आपका स्टीम इंजन आगे चलने लग जाता है। आपने देखा होगा ना, रेलवेज़ में 60s 50s के दौर में जब पाकिस्तान बना था तो उस टाइम पर स्टीम इंजन चला करते थे, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंजन या डीजल इंजन नहीं हुआ करते थे। इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल कोल्ड पावर प्लांट, यानी ऐसा प्लांट जो कोयले की मदद से चलता है, जो कि थर में पाकिस्तान के लगा हुआ है। तो वहाँ पर क्या होता है कि कोयले को जलाया जाता है, हीट प्रोड्यूस की जाती है और उससे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। याद रखना, हीट से सिर्फ आप वर्क नहीं करा सकते, बल्कि हीट से आप दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी भी ला सकते हो। जैसे हीट के ज़रिए से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, हीट के ज़रिए से मैकेनिकल वर्क कर सकते हो, हीट के ज़रिए से मुख्तलिफ काम कर सकते हो। आप अपने हाथ को रब करो तो आप देखोगे कि आपका हाथ भी गर्म होगा और कुछ हीट प्रोड्यूस होगी। अच्छा, बात क्लियर है? मिट्टी में आ गई। सही है। अब देखो, यहीं पे ये बात लिखी हुई भी है, द वर्क एंड थर्मल एनर्जी आर लिंक्ड बाय द ब्रॉडर फ्रेमवर्क। यानी वर्क और जो थर्मल एनर्जी है या इंटरनल एनर्जी है, ये आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा लिंक है।
अच्छा, अब इंटरनल एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी क्या मैं बता रहा हूँ, टेंशन ना लो। ऑफ कन्वर्जन एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि अगर हीट कम हो रही है ना, इसका मतलब है कि वर्क हो रहा है, वर्क हो रहा है इसका मतलब है हीट जो है वो बढ़ रही है। वी कैन बी कन्वर्ट, हम कन्वर्ट किया जा सकता है, वर्क को कन्वर्ट किया जा सकता है, ये वर्क लिख लो इसे, वर्क कैन बी कन्वर्ट, वर्क नहीं होगा ये, असल में होगा ये वी कैन कन्वर्ट इट, वी कैन कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू वर्क गिवन ब्लो। तो हम जो है वो हीट को वर्क में और वर्क को हीट में कर सकते हैं। और कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख दी, आप भी एक एग्जांपल कोशिश करना कमेंट सेक्शन में दो। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं इंटरनल एनर्जी और थर्मल एनर्जी क्या है। याद रखना, जहाँ भी वर्ड थर्मल आ जाए इसका मतलब है हीट, इसका मतलब है हीट, ठीक है। अच्छा, अब देखो, बॉडी के अंदर मौजूद है आपके पास मॉलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी भी है और इनके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो है वो आपके पास इंटरनल एनर्जी बनता है। क्लियरिटी हुई, बात में क्लियरिटी रहनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फील होना चाहिए, ठीक है। अब हीट और इंटरनल एनर्जी अलग अलग कैसे है, या थर्मल एनर्जी, देखो इंटरनल एनर्जी कह लो या थर्मल एनर्जी एक ही बात है। हीट, इंटरनल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ये अलग अलग कैसे हैं। देखो, जब तक बॉडी के अंदर मौजूद है आपके पास एनर्जी, तो इसे आप बोलोगे इंटरनल एनर्जी। देखो ये बाउंड्री है ना बॉडी की, ब्लैक कलर से बनी हुई है, जब तक इसके अंदर मौजूद है एनर्जी इट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। लेकिन जब ये फ्लो करना शुरू करेगी, जब ये फ्लो करना शुरू करेगी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो अब ये बन जाएगी हीट। अब क्या ये बन गई आपके पास, हीट बन गई है। अच्छा, एक बात याद रखना जो कि मैंने कहा था आपसे जवाब देने का, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर हाई पोटेंशियल होगा, और जहां पर टेम्परेचर कम होगा वहां पे लो पोटेंशियल होगा। हीट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगी। बात क्लैरिटी में आई, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में, इसको याद रख लो, जिंदगी भर जहन में बिठा लो। जो बॉडी गर्म है वो क्या करेगी कि अपने अंदर से हीट ठंडी बॉडी को देगी। बात क्लियरिटी हो रही है। अब आप बोलोगे सर रेफ्रिजरेटर बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है कि जिसमें हम कोई गर्म चीज़ रखते हैं वो ठंडी हो जाती है, यानी हीट जो है वो गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी में चली गई, सॉरी ठंडी बॉडी से गर्म बॉडी में आ गई। ऐसा नहीं है, उसमें हो रहा है वर्क। अगर आप चाहते हो कि हीट फ्लो करे ठंडी बॉडी से गर्म बॉडी में, यानी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में, तो आपको वर्क कराना पड़ेगा। और वो वर्क कौन कर रहा है रेफ्रिजरेटर में, कंप्रेसर, ठीक है। कंप्रेसर वर्क कर रहा है जिसकी मदद से आपका जो खाना गर्म है वो ठंडा हो रहा है। याद है बात, हमेशा आप यही देखने को मिलेगा, ये लॉ है थर्मोडायनेमिक्स के, अगर ये उल्टा हो गया तो लॉस टूट जाएंगे, ठीक है, जो कभी नहीं टूटेंगे यहाँ पर। तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के अंदर जो है वो हीट फ्लो करेगी, ठीक है। समझ गए ना, इंटरनल एनर्जी हीट का फर्क समझ गए, थर्मल एनर्जी। अच्छा, अब एक और बात समझ लेते हैं हम, हीट फ्लो। अब देखो कितनी ये हीट फ्लो कर रही है, अगर इसकी वैल्यू पता चल जाए तो हम जो है वो अपने हिसाब से काम को अच्छा कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो उस हीट का फ्लो को मेजर करने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। बात क्लियरिटी में। अच्छा, इसकी डेरिवेशन नहीं है तो जैसे फॉर्मूले को डिस्कस कर रहे हैं, एम मीन मास ऑफ द सब्सटेंस, यानी ये जो सब्सटेंस है जिससे हीट जा रही है इसका मास। सी मीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी मीन चेंज इन टेम्परेचर या टेम्परेचर डिफरेंस। देखो हीट जब भी फ्लो करेगी जब टेम्परेचर का डिफरेंस हो, और हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में। तो टेम्परेचर का डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है, अगर टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं हुआ तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा, यानी हीट का फ्लो रुक जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल ये भी 70 सेल्सियस है, ये भी 70 सेल्सियस है, तो इन दोनों में हीट फ्लो नहीं करेगी क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया। अच्छा, तो यहाँ लिख लो मास ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, उसके बाद सी जो है वो स्पेसिफिक हीट
कैपेसिटी। अच्छा, और ये डेल्टा जी जो है वो टेम्परेचर चेंज, CHANGE, इस फॉर्मूले को याद रखना। देखो अब इसी बात को जो हमने समझा है इसको ज़रा बुक की डेफिनेशन के मुताबिक भी देख लेते हैं। इट फ्लोज स्पॉन्टेनियसली, मतलब हीट जो है वो फ्लो करती है खुद ब खुद। आपको ज़रूरत नहीं है कि भाई आप जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हीट को फ्लो कराने के लिए कोई काम करो, आप बस एक दूसरे के सामने रख दो, वो खुद ही फ्लो करेगी। फ्रॉम अ रीजन, किस रीजन से? ये रीजन है ऑफ हायर टेम्परेचर टू वन ऑफ लोअर टेम्परेचर। हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाएगी, ठीक है। अच्छा, जिस स्पीड में जा रही है, यानी जिस रेट से जा रही है, रेट एट विच हीट इज ट्रांसफर कैन बी क्वांटिफाइड यूजिंग द इक्वेशन। जिस रेट से या जितनी तेजी से हीट जा रही है या जितनी हीट जा रही है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में, तो उसको आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे। अच्छा, अब पढ़ लेते हैं कि आप वर्क की मदद से इंटरनल एनर्जी या थर्मल एनर्जी कैसे बढ़ा सकते हो। देखो भाई, अब इसको ना सब एटॉमिक लेवल पे ले जाता हूं मैं। आपके पास एक पिस्टन था जो कि वन पोजीशन पे था, आपने पिस्टन को दबाया, ये टू पोजीशन पे चला गया, तो क्या हुआ? वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है। जब आपने पिस्टन को दबाया तो आपका प्रेशर बढ़ गया, बॉयल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। जब आपका प्रेशर बढ़ा तो जो मॉलिक्यूल्स मौजूद थे आपके पास इस कंटेनर में, उन्होंने, अब देखो पिस्टन यहाँ पर आ चुका है, जो मॉलिक्यूल्स मौजूद थे इस कंटेनर में उन्होंने तेज मोशन करना शुरू कर दी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। जब मोशन तेज हो गई है मॉलिक्यूल्स की, तो अब इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है। क्यों बढ़ी इंटरनल एनर्जी? देखो मैंने बताया ना, इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस नहीं करते, पहले काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करते हैं। तो देखो, जब आपने दबाया पिस्टन तो जो मॉलिक्यूल्स थे वो ज्यादा टकराने लगे, ठीक है, वॉल से टकराने लगे और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो इस वजह से आपका जो है वो हीट इंक्रीज हो गई। याद रखना, जब आप पिस्टन को खुद से दबा रहे हो, यानी आपने हाथ रख के पिस्टन दबाया, तो इसे कहा जाता है वर्क डन ऑन द सिस्टम। ऑन का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां लिखो वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी आपने सिस्टम पर वर्क किया है, सिस्टम ने खुद वर्क नहीं किया। अब ये वाला केस समझते हैं, ए केस समझ आ गया, बी। याद रखना, जब आप वर्क डन ऑन द सिस्टम करोगे हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। मैंने वजह बता दी उसकी क्या है, एक बार रिवाइंड करके देख लो अगर समझ नहीं आई। अच्छा, अब आपने क्या किया? अब आपने आग लगा दी, जो कंटेनर था उसके नीचे आग लगा दी। आग लगाने से क्या हुआ कि मॉलिक्यूल्स जो मौजूद थे अंदर, उनको अब काइनेटिक एनर्जी मिलने लगी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो पिस्टन है उसको ऊपर मूव करा दिया, यानी ए वन पोजीशन से टू पोजीशन पे मूव करा दिया। अच्छा, जब आपके जो काइनेटिक एनर्जी थी उसमें इजाफा तो आया, लेकिन उस काइनेटिक एनर्जी ने या उस एनर्जी ने आपका पिस्टन को ऊपर मूव करा दिया है, इंटरनल एनर्जी ने आपके पिस्टन को ऊपर मूव करा दिया। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आ पाया, क्यों? क्योंकि उसने काम कर दिया जो करना था, लेकिन आपका वर्क हो गया। तो ये कहलाएगा वर्क डन बाय द सिस्टम। अब सिस्टम ने वर्क किया, आपने नहीं कराया, तो इसे लिखो वर्क डन बाय द सिस्टम। सही है, जब आपने वर्क कराया ऑन द सिस्टम, जब आपने नीचे आग लगाई, इंटरनल एनर्जी में इजाफा हुआ, लेकिन वो इजाफा जो था वो वर्क में कन्वर्ट हो गया, तो ये कहलाएगा वर्क डन बाय द सिस्टम। चलो, यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट टॉपिक क्लियर हो गया। आप ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना, जो एमई इंग्लिश सेंटर के ग्रुप हैं, ताकि आपको मज़ीद चीज़ें जो हैं वो अच्छे से सीखने को मिले। कोई बात ना समझ में आई हो पूछ लेना। देखो, मैंने बहुत डिटेल में जाकर कॉन्सेप्ट को, टॉपिक को क्लियर रखा है। आई होप आपको बात जो है वो समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ की दुआ में ज़रूर याद रखना।